केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गन्ने की एमआरपी को 5 रुपये बढ़ा दिया है। इस फैसले के बाद गन्ने की एमआरपी प्रति क्विंटल 290 रुपये हो गई है। वहीं केंद्रीय कैबिनेट कमेटी की बैठक में और भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि चीनी सीजन 2021-22 के लिए गन्ने की उत्पादन लागत 155 रुपये प्रति क्विंटल है और इस पर 290 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी तय की गई है, जो उत्पादन लागत से 87.1% ज़्यादा है। ये एफआरपी 10% रिकवरी के ऊपर आधारित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक में एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग लिमिटेड में 15,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के एफडीआई प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। सरकार का कहना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ एयरपोर्ट सेक्टर में भी बड़ा बूस्ट आएगा। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ऑफ रूस के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर को भी मंजूरी दे दी गई है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी में जहां ये कई अहम फैसले किए गए, वहीं गन्ने पर एफआरपी बढ़ाने के बाद गन्ना किसानों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि गन्ना किसानों को इस फैसले से कब और कितनी राहत मिलेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर हमला किया। उन्होंने आज एक ट्वीट किया और उस पर यूज़ किया #IndiaOnSale और साथ में लिखा सबसे पहले ईमान बेचा और अब। उन्होंने कल भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाए थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नरेंद्र मोदी देश की संपत्तियों को अपने कुछ उद्योगपति मित्रों को बेच रहे हैं, जिसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पलटवार किया। एक सवाल के जवाब में सीतारमन ने कहा, क्या राहुल गांधी नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन को समझते हैं? वह सरकार थी जिसने देश को संसाधनों को बेचा और उसमें रिश्वत प्राप्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 8,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे का एनएमपी किया। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कांग्रेस सरकार 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए आरएफपी नहीं लाई थी? मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ कि अब रेलवे स्टेशन का मालिक कौन है? जीजा जी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने सोमवार को 6 लाख करोड़ रुपए की एनएमपी की घोषणा की थी। इसके तहत यात्री ट्रेन, रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम का मॉनेटाइजेशन शामिल है। सरकार का कहना है कि इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स में निजी कंपनियों को शामिल करते हुए रिसोर्सेज जुटाए जाएंगे और एसेट्स का विकास किया जाएगा। आपको बता दें कि एनएमपी के तहत चुनी गई संपत्तियों की ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी। निर्मला सीतारमन ने कहा कि हम बेच नहीं रहे हैं, सरकार को संपत्ति वापस देना सख्त है। ये कांग्रेस सरकार है जो संपत्तियां बेचने में अच्छी है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं 2014 से चुनौती दे रही हूँ। भले ही नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ कई तरह के आरोप लगे हों, लेकिन एनएमपी से संपत्तियों की ओनरशिप सरकार के पास ही रहेगी, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। केरल में पिछले 24 घंटे में 31,445 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। वहीं मंगलवार को भी राज्य में 24,296 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं को भी और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञ पहले ही अलर्ट कर चुके हैं कि तीसरी लहर अक्टूबर में आ सकती है, जिसकी चपेट में बच्चों के आने की आशंका ज़्यादा है। मंगलवार को मिले 24,296 केस भी मई के बाद से पहली बार सबसे ज़्यादा बताए जा रहे थे। केरल में टेस्ट पॉजिटिविटी रेट 19.03% रहा, यानी 100 में से करीब 20 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले। केरल के मामले में कहा जा रहा है कि ओणम के उत्सव के सप्ताह के बाद राज्य में एक बार फिर से महामारी बढ़ी है। यह बढ़े मामले भी तब दर्ज किए गए हैं जब केरल में ओणम के चलते अभी कम टेस्टिंग हो रही है। केरल ने पिछले 3 दिनों में रोज 17,000 से कम कोविड केसेस सामने आ रहे थे। हालांकि इससे पहले संख्या 20,000 से ऊपर थी। इस तरह से देखा जाए तो अब कोरोना के मामले लगभग दोगुने हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान के तहत एक्सपर्ट पैनल ने तीसरी लहर की चेतावनी दी है। बताया जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर अक्टूबर के आसपास पीक पर हो सकती है। कमेटी ने यह भी सुझाव दिया है कि कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए बच्चों के लिए मेडिकल सुविधा और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। साथ में यह भी कहा है कि बड़ों के समान ही कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बच्चों पर भी है। बाड़मेर के भुलटिया गांव में वायुसेना का MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। हालांकि पायलट ने खुद को सेफली इजेक्ट कर लिया, लेकिन इस एयरक्राफ्ट को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है।
अब तक 400 से ज़्यादा बाइसन क्रैश हो चुके हैं और 200 से ज़्यादा पायलट समेत अन्य लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि वायुसेना क्यों इन फ्लाइंग कॉफिन्स को ढो रही है। नियम के मुताबिक जिस फाइटर एयरक्राफ्ट को 1990 में रिटायर हो जाना चाहिए था, वो आज भी आईएएफ की फ्लीट में शामिल है। 2019 में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख बीएस धनोआ ने कहा था कि वायुसेना 4 दशक से ज़्यादा पुराने विमान उड़ा रही है, जबकि कोई उस ज़माने की कार भी नहीं चलाता। दुनिया का कोई देश इतना पुराना विमान नहीं उड़ाता। चीन और पाकिस्तान से मिलती चुनौती के बीच भारत लगातार खुद को अपग्रेड कर रहा है, आधुनिक युद्धक मशीनें खरीद रहा है। लेकिन ये भी सच है कि वायुसेना फाइटर एयरक्राफ्ट्स की कमी से जूझ रही है। वायुसेना के पास कई स्क्वाड्रन की कमी है। ऐसे में MiG-21 को ढोना इंडियन एयरफोर्स की मजबूरी है। राफेल डील से पहले पिछले 2 दशक में इंडियन एयरफोर्स को कोई नया फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं मिला था। मिग सीरीज के विमानों के साथ साथ जैगुआर और मिराज 2000 को अपग्रेड करके काम चलाया जाता रहा है। हालांकि पिछले वक्त में सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है और सरकार करीब 114 फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया में है। कई कंपनियों से टेंडर मांगे गए हैं, जिनमें अमेरिका की दोनों लीडिंग कंपनियां लॉकहीड मार्टिन और बोइंग शामिल है, जबकि स्वीडिश कंपनी का ग्रिपेन भी दौड़ में शामिल है। हालांकि सरकार ने फाइटर एयरक्राफ्ट्स की कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी तेजस मार्क 2 का बड़ा सौदा किया है। जल्द ही इसकी डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। लेकिन MiG-21 को रिप्लेस करने में सरकार ने जो देरी की है, वो हमारे पायलट्स की जान की दुश्मन बन रही है, जो चिंता का सबब है। अंग्रेजी पेस आज कुछ ऐसा बरसा कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने घुटने टेक दिए। लीड टेस्ट में टीम इंडिया के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढह गए, जिसे देख के लग रहा था कि मानो सभी बल्लेबाजों को पवेलियन लौटने की जल्दी हो। कप्तान विराट कोहली की बात करें तो पिछली 50 पारियों में उनके बल्ले से एक भी शतक नहीं निकला है, जो टीम इंडिया के लिए लगातार परेशानी का सबक बना हुआ है। बल्ले से उनका निराशाजनक प्रदर्शन जारी है। इंग्लैंड के खिलाफ खेले जा रहे लीड टेस्ट में पहली पारी में कोहली महज 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। कोहली को अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक बनाए हुए 21 महीने हो गए हैं। कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में आखिरी बार नवंबर 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ डे नाइट टेस्ट में शतक बनाया था। तब उन्होंने कोलकाता में 136 रनों की शानदार पारी खेली थी। हालांकि पहली पारी में इंडिया की बल्लेबाजी फ्लॉप रही। अब उम्मीद बॉलर्स से की जा रही है कि वे इंग्लैंड के बल्लेबाजों को जल्द ऑल आउट करें और अगली पारी में अच्छा प्रदर्शन करें। अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पपला गुर्जर को अब जान का खतरा मंडराने लगा है। पपला के पिता ने पुलिस मुख्यालय पर पहुंचकर एक गुहार लगाई है कि उसके बेटे को इलाज करवाने के लिए अस्पताल लाया जाए, साथ ही उसकी जेल का बदला जाए, क्योंकि पपला की जान के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है। दूसरी गैंग के लोग उसको मारना चाहते हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब समेत कई राज्यों में आतंक का पर्याय बन चुके मोस्ट वांटेड 8 लाख के इनामी बदमाश पपला गुर्जर को अब राजस्थान की जेल में खतरा सता रहा है। अजमेर के हाई सिक्योरिटी जेल में बंद पपला गुर्जर काफ़ी दिनों से परेशान नजर आ रहा है, ऐसा उसके पिता का कहना है। पिता का कहना है कि पुलिस वालों से और जेल में बंद कैदियों से उसकी जान का खतरा है और उसको मारना चाहते हैं। यही नहीं, पपला काफ़ी दिनों से अल्सर की बीमारी से ग्रसित है और उसके घाव भी हो चुके हैं। पपला के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से उसको इलाज की दरकार है। इसी बात को लेकर पपला के पिता और वकील पुलिस मुख्यालय पहुंचे और पुलिस के अधिकारियों से गुहार लगाई कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और पपला को जल्द से जल्द सुरक्षा मुहैया करवाने के साथ साथ इलाज भी मुहैया करवाया जाए। पपला के पिता के आरोपों को जेल प्रशासन पूर्व में ही सिरे से नकार चुका है, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस मुख्यालय द्वारा इस मामले के अंदर शिकायत आने के बाद क्या एक्शन लिया जाता है। सावन की झड़ी लगने के बाद आए बाढ़ और जलभराव के हालातों के बीच मानसूनी आपदा से कोटा को अब कुछ राहत तो मिल रही है, लेकिन बाढ़ अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़कर गई है और कोटा शहर का भी पूरा का पूरा सड़क तंत्र बाढ़ से जर्जर हो गया है और अब कोटा में इन टूटी सड़कों पर सियासत भी शुरू हो गई है। कोटा में आज बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता नेता प्रतिपक्ष नगर निगम कोटा दक्षिण विवेक राजवंशी की अगुवाई में जवाहर नगर इलाके में जुटे और वहाँ पर उन्होंने ये कहने का प्रयास किया कि कोटा दक्षिण नगर निगम के साथ लगातार सौतेला बर्ताव हो रहा है और इसके साथ ही साथ सड़क तंत्र पूरी तरह से टूट गया है, जिसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इस दौरान मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने सड़क को ढूंढने का प्रयास ये कहते हुए किया कि सड़क पर डामर तो है नहीं, केवल गड्ढे हैं, गिट्टी है और मिट्टी है। इस दौरान अपने साथ सौतेला बर्ताव का आरोप भी बीजेपी के पार्षदों ने लगाया है और साथ में चेतावनी दी है कि अगर जल्दी कोटा के बदहाल सड़क तंत्र की सुध नहीं ली गई तो इस मुद्दे पर बीजेपी कोटा शहर में आंदोलन खड़ा करेगी। उदयपुर की
घंटाघर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम। उदयपुर से अहमदाबाद ले जाई जा रही हवाला की करीब 1.5 करोड़ रुपए की बड़ी राशि की बरामद। एक कार से 3 लोगों को भी पुलिस ने लिया गिरफ्त में। उदयपुर की घंटाघर थाना पुलिस ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हवाला रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने एक कार में सवार 3 लोगों के पास से करीब 1.5 करोड़ रुपए की नकदी भी बरामद की। ये नकदी उदयपुर और आसपास के जिलों से एकत्र की गई हवाला कारोबार की बताई जा रही है, जो कि अहमदाबाद ले जाई जा रही थी। पुलिस ने इस मामले में सिरोही के प्रताप राम प्रजापत और शंकर लाल सहित एक बाल अपचारी को डिटेन किया है। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी अहमदाबाद के बड़े हवाला कारोबारी के लिए काम करते हैं और हवाला से जुड़ी राशि लेकर जा रहे थे। थानाधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल गिरफ्तार किए गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए इन 3 आरोपियों में से एक बाल अपचारी है और 2 लोग जो हैं वो पिछले लंबे अरसे से अहमदाबाद के हवाला कारोबारी के लिए काम कर रहे हैं। पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इनके लोकल कनेक्शंस जानने की भी कोशिश कर रही है। बढ़ते महिला अपराधों की चुनौतियों के बीच बीकानेर में राजपूत समाज ने क्षत्रिय सभा के जरिए बालिकाओं के लिए आत्म प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में विधायक सिद्धि कुमारी के अलावा क्षत्रिय सभा के अध्यक्ष करण प्रताप सिंह, ऊषा कंवर सहित भाजपा नेता जितेंद्र राजवीर और अन्य कई नेता भी मौजूद रहे। सिद्धि कुमारी ने कहा कि जिस तरह का माहौल है, ऐसे में जरूरी है कि बालिकाएं भी सशक्त होकर कम से कम अपनी आत्मरक्षा के गुर सीखें। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा प्रयास है, ऐसे प्रयास सभी समाजों को समय समय पर करने चाहिए ताकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। हालांकि इस दौरान अध्यक्ष करण प्रताप सिंह ने बीकानेर पुलिस पर निशाना साधा। उनका कहना था कि हम लोग डेमो तरीके से प्रशिक्षण करना चाहते थे, तलवार भी हम डुप्लीकेट के जरिए ही मैसेज देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उसकी अनुमति भी नहीं दी, जो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि इस मामले को लेकर पुलिस के अपने तर्क हैं। तो इधर राजस्थान मंत्रालय कर्मचारी संघ की आज एक बैठक हुई, जिसमें विभिन्न पदाधिकारियों ने भाग लिया। जयपुर से आए पदाधिकारी भी शामिल हुए। दरअसल विभिन्न मांगों को लेकर 9 सितंबर को जयपुर में एक महारैली का आह्वान किया गया है। उसी के मद्देनज़र ये बैठक आयोजित की गई। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब कर्मचारी अपनी समस्याओं को लेकर लामबंद हो रहे हैं और सड़क पर विरोध प्रदर्शन की रणनीति बना रहे हैं। अजमेर संभाग की बड़ी खबर नागौर से है, जहां पर आज की 2 बड़ी खबरें अपराध जगत से जुड़ी हुई है। नागौर पुलिस पर फायरिंग करने का आरोपी हुआ गिरफ्तार। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर, लेडी डॉन अनुराधा को 3 दिन पहले प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार करने के बाद आज उसकी जेल में हुई शिनाख्ती परेड। नागौर की सदर थाना पुलिस पर 12 दिन पहले फायरिंग करके भागे तस्कर को आखिरकार सदर पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश करते हुए रिमांड पे लिया है। नागौर सीओ विनोद कुमार सहित सदर पुलिस ने 12 दिन पहले पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले इस्मेक और हथियार तस्कर सिंगड़ गांव के रहने वाले गणेश जाट को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार तस्कर की बोलेरो भी बरामद की है। तस्कर गणेश जाट पर NDPS एक्ट, आर्म्स एक्ट में कोतवाली थाने का वांछित आरोपी भी है। वहीं दूसरी बड़ी खबर, कुचामन SDM बाबूलाल जाट की मौजूदगी में सट्टा कारोबारी सुनील गौड़ ने परबसर जेल में लेडी डॉन अनुराधा की शिनाख्ती की। इसके तुरंत बाद ही कुचामन पुलिस ने न्यायालय में उसे रिमांड पर लेने की एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल कर दी है। आपको बता देते हैं कि सट्टा कारोबारी को पैसे वसूलने और धमकाने के मामले में कुचामन पुलिस ने अनुराधा को दिल्ली की तिहाड़ जेल से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया था। अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त को लेकर, साथ ही इस्मेक के नेटवर्क को लेकर गिरफ्तार आरोपी गणेश से सदर थाना पुलिस पूछताछ करेगी।